नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिविल इंजीनियर जय कुमार तिवारी। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं इस समय भू उपयोग परिवर्तन शुल्क की क्या प्रक्रिया है, शुल्क की गणना कैसे की जाती है, कितना शुल्क लगता है, इस संबंध में एक सीरीज बना रहा हूं और इस सीरीज का ये 5वां वीडियो है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि भू उपयोग परिवर्तन का प्रकाशन करने की क्या प्रक्रिया है, अवस्थापना विकास निधि से क्या संबंध है भू उपयोग परिवर्तन शुल्क का, और भू उपयोग परिवर्तन शुल्क का वार्षिक विवरण संकलित करने का विकास प्राधिकरणों में क्या प्रक्रिया है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो लोग चाह रहे हैं कि हमें इस शासनादेश का लिंक मिल जाए या इसमें जो संशोधन हुआ उसका लिंक मिल जाए, तो आप धैर्य रखिए। मैं इस सीरीज के अंतिम वीडियो में इस शासनादेश का और संशोधन के लिए जो निर्गत शासनादेश है, दोनों का लिंक इस सीरीज के लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवश्य दे दूंगा। आप वहां से डाउनलोड करके प्रिंट ले सकते हैं। दोस्तों, अब आप अपने स्क्रीन पर देखिए, इस शासनादेश में भू उपयोग परिवर्तन का प्रकाशन धारा 13 की उपधारा 4 के अंतर्गत प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। इसका पॉइंट नंबर 7.1 है। ये कहता है, अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 1 के अधीन विनिर्दिष्ट प्रकृति के संशोधन के लिए प्राधिकरण आवेदक द्वारा भू उपयोग परिवर्तन शुल्क की संपूर्ण धनराशि जमा किए जाने के पश्चात अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 4 के अनुसार उक्त संशोधन को संबंधित विकास क्षेत्र में प्रचलित 2 समाचार पत्रों में प्रकाशित करेगा और आवेदक को भी सूचित करेगा। प्राधिकरण राज्य सरकार को ऐसे संशोधन के प्रवृत्त होने के दिनांक से 30 दिनों के भीतर उक्त संशोधन के पूर्व विवरण की आख्या राज्य सरकार को देगा। जैसा कि पहले भी डिस्कस हो चुका है कि धारा 13 के उपधारा 1 के अधीन जो विनिर्दिष्ट प्रकृति के संशोधन है उसके लिए इसमें प्रक्रिया अलग है, और धारा 13 की उपधारा 1 के अधीन विनिर्दिष्ट प्रकृति के संशोधनों से अतिरिक्त प्रकृति के संशोधन है उसके लिए प्रक्रिया अलग है। दोनों का अलग अलग क्लॉज यहाँ उल्लेखित किया गया है। तो ये क्लॉज जो है, जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया, ये धारा 13 की उपधारा 1 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट संशोधनों के संबंध में है। इसमें कहा गया है कि जो प्राधिकरण है, शासन से भू उपयोग परिवर्तन अनुमोदित हो जाने के पश्चात क्षेत्रीय स्तर पर प्रचलित 2 समाचार पत्रों में उस संशोधन का प्रकाशन कराएगा और आवेदक को भी लिखित रूप में सूचना देगा, और उसके बाद प्राधिकरण राज्य सरकार को ऐसे संशोधन के प्रवृत्त होने के दिनांक से 30 दिनों के भीतर उस संशोधन का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करेगा राज्य सरकार के समक्ष भी। अब इसका पॉइंट नंबर 2 है, अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 3 के अधीन विनिर्दिष्ट संशोधन से भिन्न संशोधनों के लिए प्राधिकरण भू उपयोग परिवर्तन शुल्क की संपूर्ण धनराशि आवेदक द्वारा जमा किए जाने के पश्चात उसकी सूचना राज्य सरकार को प्रदान करेगा। ऐसी सूचना की प्राप्ति पर राज्य सरकार अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 4 के अधीन अंतिम अधिसूचना जारी करेगा। तो दोस्तों, ये तो हो गई आपकी प्रक्रिया भू उपयोग परिवर्तन का प्रकाशन के संबंध में। अब इसका अगला बिंदु है अवस्थापना विकास निधि की धारा 38 का की उपधारा 1 के संबंध में। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका बिंदु संख्या 8 में उल्लेख किया गया है, भू उपयोग परिवर्तन शुल्क के रूप में एकत्र की गई संपूर्ण धनराशि एक पृथक बैंक खाते में जमा की जाएगी, जिसे अवस्थापना विकास निधि के रूप में जाना जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के रूप में एक अलग अकाउंट खोला जाएगा और लैंड यूज कन्वर्जन के जितने मामले हैं उन सब का जो शुल्क है वो उसी अवस्थापना का जो फंड होगा उसी में जमा किया जाएगा। ये प्राधिकरण स्तर पर लैंड यूज कन्वर्जन के शुल्क के जमा करने की प्रक्रिया बताई गई है। अब प्राधिकरण को भू उपयोग परिवर्तन शुल्क का वार्षिक विवरण धारा 38 का की उपधारा 1 के अधीन क्या करने का अधिकार है, इस संबंध में उल्लेख किया गया है। बिंदु नंबर 9 पर इसमें लिखा है, प्राधिकरण का उपाध्यक्ष पूर्ववर्ती वर्ष हेतु भू उपयोग परिवर्तन शुल्क के संबंध में एक विवरण प्राधिकरण बोर्ड को उपलब्ध कराएगा, जिसमें प्राधिकरण द्वारा भू उपयोग परिवर्तन शुल्क के रूप में एकत्र की गई कुल धनराशि की सूचना एवं उसके उपयोग से संबंधित ब्यौरे होंगे। यथासंभव यह विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्राधिकरण बोर्ड की होने वाली प्रथम बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा और इसकी प्रति राज्य सरकार को भी भेजी जाएगी। मतलब जब भी कोई नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा तो उसकी जो पहली बैठक होगी विकास प्राधिकरण के बोर्ड की, उसमें कितनी धनराशि कुल जमा है ये प्राधिकरण बोर्ड में सूचना दी जाएगी और इसकी जो प्रति है वो सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी प्राधिकरण के द्वारा।
अब इस शासनादेश का अंतिम बिंदु है बिंदु संख्या 2, जिसमें लिखा हुआ है प्रदेश में शहरी नियोजन के कार्य हेतु 27 विकास प्राधिकरणों के अतिरिक्त 05 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, जो वर्तमान में 54 नगरों में कार्यरत है, तथा 74 विनियमित क्षेत्र भी घोषित गठित हैं। अतः प्रश्नगत नियमावली अंग्रेजी संस्करण सहित को उक्त अभिकरणों द्वारा अपने अपने अधिनियमों के अधीन विहित प्रक्रिया अनुसार अंगीकृत किया जाएगा। बहुत सामान्य प्रक्रिया है, बोर्ड में रख के अंगीकार किया जाता है, चाहे वो रेगुलेटेड एरिया हो या हाउसिंग बोर्ड हो या विकास प्राधिकरण हो या स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटीज हो। ये निर्देश दिया गया है कि इस शासनादेश को अपने बोर्ड में रखकर अंगीकार करेंगे, उसके बाद प्रभावी करेंगे। जब कोई शासनादेश आता है तो उससे संबंधित पुराने शासनादेश ओवर रूल्ड या अवक्रमित हो जाते हैं। उसका विवरण इस शासनादेश के अंतिम पैरा में लिखा हुआ है कि भूपयोग परिवर्तन शुल्क के संबंध में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा निर्गत निम्न शासनादेश अवक्रमित समझे जाएंगे। उसकी सूची दी गई है, आप पढ़ सकते हैं। और इस शासनादेश के साथ जो आवेदन पत्र का प्रारूप है, परफॉर्मा है, वो भी संलग्न किया गया है और नियम 4 में उल्लिखित अनुसूची का भी संलग्न की गई है, जो मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। दोस्तों, अगला वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अगले वीडियो में मैं नियम 4 में उल्लिखित अनुसूची का, जो कि अब बदल गई है, 2020 में उसके लिए संशोधन आ गया है, उस संशोधन का विवरण भी और उससे संबंधित शासनादेश भी आपको उसके बारे में डिटेल बताऊंगा। तो अगले वीडियो को आप जरूर देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। ये मैं दोबारा से आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मेरा उत्साह बढ़ता है और मेरे शब्दों की ताकत बढ़ती है और मैं सरकार स्तर पर, प्राधिकरण स्तर पर किसी भी आपके कार्य को कराने में अपने को सक्षम महसूस कर पाता हूँ। तो इस सूचना के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। नमस्कार।